दोस्तों जब आप यूपीएससी ईपीएफओ के एपीएफसी या फिर ईयू एग्जाम की प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आप सिलेबस ढूंढने जाते हैं नोटिफिकेशन में और वहां पर आपको सिर्फ कंपोनेंट के नाम दिखाई देते हैं। उन कंपोनेंट्स के अंदर डिटेल में आपको क्या पढ़ना है ये आप लोगों को पता नहीं लगता है। और दोस्तों आपको कंफ्यूजन रहती है कि भाई अब हमारा डिकोडेड सिलेबस क्या होना चाहिए, कौन से टॉपिक्स को हर एक कंपोनेंट के अंदर हमें प्रायोरिटी में प्रिपेयर करना चाहिए। फिर कुछ बच्चों को यह भी डाउट आता है कि क्या एपीएफसी और ईयू एग्जाम का सिलेबस सेम है, क्या इनमें कोई अलग अलग रिक्वायरमेंट तो नहीं है। तो दोस्तों आपके जितने भी डाउट हैं एपीएफसी या फिर ईयू एग्जाम के सिलेबस के रिगार्डिंग वो इस वीडियो में मैं रिजॉल्व करने वाला हूं, तो वीडियो एंड तक पक्का देखिएगा। प्लस दोस्तों ये वीडियो उन बच्चों के लिए जो कि अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं या फिर जिन बच्चों को सिलेबस के रिगार्डिंग कंफ्यूजन है और पता नहीं लग पा रहा कि हमें क्या क्या प्रिपेयर करना है। जो बच्चे ऑलरेडी सिलेबस की इंफॉर्मेशन रखते हैं वो वीडियो अवॉइड कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप एपीएफसी या फिर ईयू एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और इन एग्जाम्स की एक ही जगह पर कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं तो हमने आपके लिए एक ट्राई पैक लॉन्च कर रखा है जहां पर आपको ना सिर्फ एग्जाम की इंफॉर्मेशन मिलेगी बल्कि उसके साथ साथ गाइडेंस, मोटिवेशन और हमारे मेन कोर्स के डेमो लेसन्स भी मिलेंगे जिनके थ्रू आप एक फेयर आइडिया लगा सकते हैं कि भाई हमने किस तरीके से मेन कोर्सेज में एपीएफसी और एग्जाम के कंटेंट को कवर किया है। तो सिर्फ ट्रायल पैक सिर्फ ₹1 में है और आप इसको जो है एनरोल कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके वहां पर एक लिंक दिया गया है, उस पर जाके आप इसको एनरोल कर सकते हैं। अब शुरुआत करते हैं हमारे आज के टॉपिक की जो है डिकोडेड सिलेबस फॉर ईपीएफओ, एपीएफसी एंड ईयू एग्जाम। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली क्योंकि यहां पे आपको पता लगने वाला है कि भाई हर एक कंपोनेंट के अंदर मुझे क्या क्या प्रिपेयर करना है अगर मैं एपीएफसी और ईयू एग्जाम की अच्छी तैयारी करके जाना चाहता हूं, कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज मिस नहीं करके जाना चाहता हूं। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर यह जरूरत क्यों आन पड़ी कि हम सिलेबस को डिकोड कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जब आप नोटिफिकेशन में सिलेबस देखने जाओगे तो ईयू एग्जाम का जो सिलेबस आप लोगों को नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगा वहां पर सिर्फ कंपोनेंट के नाम मेंशन कर रखें कि भाई जर्नल इंग्लिश प्रिपेयर करना है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल प्रिपेयर करना है, करंट इवेंट एंड डेवलपमेंटल इश्यूज प्रिपेयर करने हैं, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी प्रिपेयर करना है, जर्नल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ, जर्नल साइंस, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जर्नल मेंटल एबिलिटी, क्वांट, सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, ये आपको प्रिपेयर करना है ईयू एग्जाम के सिलेबस में। बट दोस्तों इन कंपोनेंट के अंदर क्या प्रिपेयर करना है ये आप लोगों को नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं किया गया कि भाई इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में कौन कौन से टॉपिक प्रिपेयर करने हैं, इंडियन पॉलिटी में कौन कौन से टॉपिक प्रिपेयर करना है, ये डिटेल लिस्टिंग आपको नहीं मिलेगी आपके ईयू एग्जाम के सिलेबस में। और सेम चीज आप लोगों को एपीएफसी एग्जाम के भी सिलेबस में देखने को मिलेगी कि यहां पर भी सिर्फ कंपोनेंट के नाम मेंशन कर दिए हैं, यहां पर कहीं भी आप लोगों को डिटेल्ड सिलेबस नहीं बताया गया है। ठीक है, तो वो डिटेल्ड सिलेबस मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। और दूसरी बात कि अगर आप इन दोनों सिलेबस को ध्यान से देखेंगे, एपीएफसी एग्जाम के सिलेबस को और ईयू एग्जाम के सिलेबस को, तो आपको एक बात क्लियर होगी कि भाई एपीएफसी एग्जाम के सिलेबस में ज्यादा कंपोनेंट है, लगभग 12-13 कंपोनेंट आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे। और अगर आप इन कंपोनेंट्स को प्रिपेयर कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आप लोगों की ईयू एग्जाम की प्रिपरेशन हो जाएगी क्योंकि इसका जो सिलेबस है वहीं से आपके ईयू एग्जाम का सिलेबस में निकलता है। जर्नल इंग्लिश दोनों एग्जाम में कॉमन है, यहां पर भी फ्रीडम मूवमेंट है और यहां पर फ्रीडम स्ट्रगल है, बट यहां पर ऐड क्या हो गया, कल्चर और हेरिटेज, जो आप वहां पर नहीं पढ़ेंगे। यहां पर पॉपुलेशन डेवलपमेंट ग्लोबलाइजेशन है, वहां पर नहीं है। यहां पर गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो कि यहां पर पॉलिटी है, इंडियन इकोनॉमी वहां पर भी है, अकाउंटिंग वहां पर भी है लेकिन ऑडिटिंग यहां पर ऐड हो गया और इंश्योरेंस यहां पर ऐड हो गया। आयरन लेबर लॉ दोनों जगह कॉमन है, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन दोनों जगह कॉमन है, साइंस दोनों जगह कॉमन है, मैथ, स्टेट यहां पे ऐड हो गया, स्टेट, मैथ और एबिलिटी अगेन कॉमन है और सोशल सिक्योरिटी इंडिया अगेन दोनों कॉमन है। तो लगभग 4 कंपोनेंट ऐसे हैं जो एपीएफसी एग्जाम में आते हैं लेकिन ईयू एग्जाम में नहीं आते हैं। वो 4 कंपोनेंट कौन से हैं? इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज, ऑडिटिंग, इंश्योरेंस, स्टेट और पॉपुलेशन डेवलपमेंट ग्लोबलाइजेशन। ये टॉपिक आपको अलग से प्रिपेयर करने पड़ते हैं, चैप्टर आपको अलग से प्रिपेयर करने पड़ते हैं फॉर दी एपीएफसी एग्जाम। ठीक है, ये क्लैरिटी भी मिल गई आपको। अब आगे बढ़ते हैं, हर एक कंपोनेंट का डिकोडेड सिलेबस देखते हैं और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट से, जो कि एपीएफसी एग्जाम का सिलेबस है। अगर इसमें आप सिर्फ फ्रीडम मूवमेंट प्रिपेयर करोगे तो वो ईयू एग्जाम का सिलेबस आप कवर करोगे। तो यहां पर जब मैं कल्चर की बात करता हूं तो दोस्तों कल्चर एक बहुत ही ब्रॉड सब्जेक्ट है जहां पर हम स्टार्ट करते हैं इंडियन आर्किटेक्चर से, फिर हम पेंटिंग्स के बारे में पढ़ते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंटिंग है। ठीक है, फॉक पेंटिंग हो गई हमारी, मुगल पेंटिंग्स हो गई, हड़प्पन सिविलाइजेशन में कुछ पेंटिंग्स थी, देन पाम पेंटिंग्स हैं, ये सारी हम कवर करेंगे। डांसेस कवर करेंगे जो हमारे कल्चरल डांसेस हैं 8। ठीक है, देन म्यूजिक के बारे में पढ़ते हैं, इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स, रिलीजन एंड फिलॉसफी जहाँ पर हम मेजर रिलीजन्स के बारे में पढ़ते हैं, फिलॉसफी जो 6 स्कूल हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, फेयर एंड फेस्टिवल पढ़ेंगे, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों, कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स होते हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया के फेयर फेस्टिवल्स वगैरह। देन यहाँ पर फेमस आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, इनके बारे में 2023 में क्वेश्चन भी पूछा गया है। ठीक है, तो ये आपकी डिटेल्ड टॉपिक लिस्टिंग है विद इन द इंडियन कल्चर पार्ट। अब आपको क्लैरिटी मिल गई होगी भाई मुझे क्या क्या पढ़ना है, आप इन पे टिक मारते हैं और अपना सिलेबस कवर करते जाइए।
सिमिलरली जब मैं बात करता हूं मॉडर्न हिस्ट्री की, तो काफी बच्चे मुझसे सवाल पूछते हैं कि सर मॉडर्न हिस्ट्री कहां से स्टार्ट करनी चाहिए, क्या हमें ये एडवेंट ऑफ यूरोपियन से स्टार्ट करनी चाहिए या फिर बैटल ऑफ प्लासी 1757 से स्टार्ट करनी चाहिए। तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि भाई मॉडर्न हिस्ट्री की जो शुरुआत है वो कहीं ना कहीं एडवेंट ऑफ यूरोपियन से रिलेट करती है और डिक्लाइन ऑफ मुगल से भी रिलेट करती है, तो हमें वहां से स्टार्ट करना चाहिए। फिर धीरे धीरे हमें आगे आना चाहिए, जो राइज ऑफ रीजनल पावर्स हैं वो हमें कवर करनी चाहिए, मराठा, मैसूर, ठीक है। फिर हमें कवर करना चाहिए भाई जो ब्रिटिश थे उनकी इंडिया की अर्ली इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या थी और एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज क्या थी, उनके क्राउन रूल के टाइम पर कौन कौन से एक्ट आए, कंपनी रूल के टाइम पे कौन कौन से एक्ट आए, ये हमें पढ़ना चाहिए। फिर हमें कांग्रेस की फॉर्मेशन पढ़नी चाहिए, हमें रिवोल्ट ऑफ 1857 पढ़नी चाहिए। तो ये पूरा एक ऑर्डर है जो मैंने मेंशन किया है सिलेबस की फॉर्म में कि भाई डिक्लाइन ऑफ मुगल, एडवेंट ऑफ यूरोपियन, राइज ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया, रिवोल्ट ऑफ 1857, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, बहुत सारी हैं, अच्छे से पढ़नी पड़ेंगी। आईएनसी की फॉर्मेशन, उसकी अर्ली जो मीटिंग्स है उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा, कौन से उनके जो है प्रेसिडेंट रहे वो आपको पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम यूए में क्वेश्चन भी पूछ लिया आपसे। मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट स्वदेशी मूवमेंट पढ़ना पड़ेगा और यहाँ पर फिर गांधी जी की एंट्री और गांधी जी की मेजर मूवमेंट्स, ये आप लोगों को पढ़नी पड़ेंगी। ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कंपोनेंट की बात करते हैं जो है इंडियन पॉलिटी। तो सर इंडियन पॉलिटी का जो सिलेबस है वो हमारी लक्ष्मीकांत की बुक की तरह ही है कि काफी वास्ट है। और यहाँ पर अगेन हम स्टार्ट करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, कंपनी रूल के टाइम पे जो एक्ट है स्टार्टिंग फ्रॉम रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 और उससे हम कवर करेंगे टिल इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, कंपनी क्राउन रूल के टाइम पे जो एक्ट आए। फिर हम कवर करेंगे दोस्तों मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जहां पर हम कमेटीज के बारे में पढ़ते हैं, माइनर कमेटीज थी, मेजर कमेटीज थी। फिर हम कवर करते हैं फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया। फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ के कवर करते हैं प्रेम्बल, सिटीजनशिप और हमारे स्टेट्स की फॉर्मेशन। फिर आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारी पॉलिटी का, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन, क्योंकि यहां पर हमें प्रिपेयर करना होता है तीन ट्रिनिटी को, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपीस एंड फंडामेंटल ड्यूटी। एंड दोस्तों ये जो टॉपिक है ना, ये आपका सिर्फ पॉलिटी में इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपका आईआर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो आपको इस टॉपिक को बहुत अच्छे लेवल पे प्रिपेयर करना है। देन सेंटर स्टेट रिलेशन स्टार्ट हो जाते हैं, जहां पे हम एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन की बात करते हैं, लेजिस्लेटिव रिलेशन की बात करते हैं सेंटर और स्टेट के बीच में, एग्जीक्यूटिव रिलेशन की बात करते हैं सेंटर और स्टेट के बीच में, वो हमें कवर करना है। उसके बाद एग्जीक्यूटिव इन इंडिया, जहां पर यूनियन एग्जीक्यूटिव भी हम कवर करेंगे और हम स्टेट एग्जीक्यूटिव भी कवर करेंगे। यूनियन एग्जीक्यूटिव लगभग 5 होते हैं, ठीक है, जहां पर आप लोगों के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर और एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया आते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आते हैं। ऐसे स्टेट में 4 होते हैं, वो हम कवर करते हैं। लेजिस्लेचर इन इंडिया इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन इंडियन पॉलिटी आफ्टर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। यहां पर हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करते हैं, पहले इंडियन पार्लियामेंट, उसके बाद हम स्टेट लेजिस्लेचर पर कवर करते हैं। देन जुडिशरी आ गई, जहां पे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट हम पढ़ेंगे। फिर बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं लाइक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। फिर बहुत सारी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज भी हैं लाइक एनएचआरसी, वो हम कवर करेंगे। देन लोकल गवर्नमेंट में म्यूनिसिपैलिटीज कवर करते हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कवर करते हैं, और फिर छोटे मोटे टॉपिक आते हैं लाइक शेड्यूल एरियाज, ट्राइबल एरियाज, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो ये हमारा पॉलिटी का डिकोडेड सिलेबस है जिसको हमें अच्छे से प्रिपेयर करना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कंपोनेंट की बात करते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट है इंडियन इकोनॉमी, पॉपुलेशन डेवलपमेंट, ग्लोबलाइजेशन एंड इंश्योरेंस। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इंडियन इकोनॉमी का जो सिलेबस है वो काफ़ी लिमिटेड है, बहुत वास्ट सिलेबस नहीं है। और हमारी जो इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक है, अगर उसमें हम करंट अफेयर ऐड कर देंगे तो हमारा इकोनॉमिक्स का सिलेबस काफ़ी कवर हो जाता है। यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे डिमांड एंड सप्लाई से, फिर हम मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ में बहुत सारी बेसिक टर्म्स होती हैं, जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, ठीक है। ये सारी चीजें हमें कवर करनी है, हमारा बेस यहीं से बनेगा इकोनॉमिक्स का, और फिर हमें आगे वाली चीजें समझ आनी शुरू होंगी। तो यहाँ पे फिर मॉनेटरी पॉलिसी कवर करेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी अगेन बहुत बड़ा टॉपिक है। फिर आप फिस्कल पॉलिसी कवर करेंगे, इन्फ्लेशन टारगेटिंग कवर करेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट कवर करेंगे, इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस इंडिया के कवर करेंगे, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया कवर करेंगे, पॉवर्टी एंड एलिवेशन कवर करेंगे, आप इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस कवर करेंगे, फाइनेंस कमीशन पढ़ेंगे। ये हमारा सिलेबस है इकोनॉमिक्स का। अगर मैं पीडीजी की बात करूं तो पीडीजी में हम बेसिकली इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ह्यूमन ज्योग्राफी, जहां पे हम सेंसस की बात करते हैं 2011 के, फिर ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड जितनी भी करंट अफेयर न्यूज है वो हम कवर करते हैं, और ग्लोबलाइजेशन वाला टॉपिक और उसका इंपैक्ट इंडिया पे ये हम कवर करते हैं। इंश्योरेंस में कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस इन इंडिया, टाइप ऑफ इंश्योरेंसेस एंड इंपॉर्टेंट टर्म्स लाइक प्रीमियम क्या होता है, ये हमें इंश्योरेंस में कवर करना है। तो फिर पीडीएफ का स्क्रीनशॉट मत लीजिएगा, ये पीडीएफ आपके साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं क्वांट, रीजनिंग और स्टैट, एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया, क्योंकि एग्जाम में काफी वेटेज है इन पर्टिकुलर टॉपिक्स की। इनमें भी क्वांट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रीजनिंग और स्टैट आपको बहुत कम एग्जाम में देखने को मिलेगा। एपीएफसी में तो स्टैट आता ही नहीं है, और ईओ में तो स्टैट आता ही नहीं है, लेकिन एपीएफसी में तीनों आते हैं, बट वहां पर भी क्वांट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और आपका जो सिलेबस है मैंने बहुत डिटेल में मेंशन कर दिया है, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम एचसीएफ, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एलिगेशन एंड मिक्सचर, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट स्ट्रीम, पाइप एंड सिस्टम, मेंसुरेशन, 2D 3D, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन, और इवन यहाँ पर जो है आपकी ट्रिग्नोमेट्री भी आती है, और यहाँ पर आपके थोड़ा जो ज्योमेट्री है वो भी आपको देखने को मिलेगी। सर्कल के ऊपर क्वेश्चन लास्ट टाइम पूछा गया था,
यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग में आपके ये टॉपिक है सिलोगिज्म, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, अल्फाबेटिक सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, कैलेंडर, क्लॉक, बट इसकी वेटेज एग्जाम में थोड़ी कम है। और स्टेट में आप लोगों का वही सिंपल मीन, मोड, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन और डिस्पर्जन। ठीक है, आगे बढ़े। अब बात करते हैं जनरल इंग्लिश की। दोस्तों इंग्लिश का सिलेबस मैंने बहुत वास्ट आपको दिया है भले ही, बट यहाँ पर आप लोगों ने ध्यान रखना है कि वोकेबलरी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर भी रीडिंग कंप्रिहेंशन, सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम, फ्रेजेस और जो सब पैराजंबल हैं उनके टॉपिक, सॉरी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इनके टॉपिक आपको एग्जाम में बहुत देखने को मिलेंगे। लगभग 20 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन आपके इन्हीं एरिया से आते हैं, बाकी सिलेबस भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। कंप्यूटर एप्लीकेशन धीरे धीरे इंपॉर्टेंट होता जा रहा है और बच्चों को ऐसा लगता है कि भाई कंप्यूटर एप्लीकेशन में क्या पढ़ना है, तो आप लोगों के सामने पूरा सिलेबस मैंने दिया हुआ है। आपको इन टॉपिक्स को किसी भी स्टैंडर्ड सोर्स से फॉलो कर लेना है। एनसीईआरटीज भी है इसकी, क्लास 11 की कंप्यूटर साइंस की एनसीईआरटी है, उसके पहले 3 चैप्टर आपने पढ़ने हैं और अरविंद पब्लिकेशन की बुक आती है जो आपके सारे टॉपिक्स को कवर करती है। आगे बढ़े। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, काफी बच्चों को ये कंपोनेंट परेशान करने वाला है, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं और उनको दिक्कत आती है कि सर हमने तो अकाउंटेंसी कभी पढ़ा ही नहीं है, तो इसमें हमें क्या कवर करना है। तो पहली बात समझ लीजिए कि अकाउंटेंसी आपने 12th के लेवल तक का कवर करना है, आपको ग्रेजुएशन लेवल पे नहीं जाना है। और यहाँ पर भी टॉपिक लिस्टिंग है, आपको इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पढ़ना है, फिर आपको थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन, ट्रायल बैलेंस, बिल ऑफ एक्सचेंज, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, रेशियो एनालिसिस, ये चैप्टर हैं सारे 20 के 20, ये आपको पढ़ने हैं। और दोस्तों यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने पे ध्यान दीजिएगा। आप इसके लिए कोई भी एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हैं या फिर आप इसके लिए कोई भी जो एक बुक आती है स्टैंडर्ड डीके गोयल की या फिर टीएस ग्रेवाल की, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ऑडिटिंग में हमारे 7 चैप्टर और हैं। 7 चैप्टर कौन कौन से हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट, इंट्रोडक्शन टू ऑडिट, कंपनी ऑडिटर, वाउचिंग, ऑडिटर रिपोर्ट, लायबिलिटी ऑफ ऑडिटर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट, ये हमें पढ़ना है। अगर मैं आईआर एंड लेबर लॉ की बात करूँ तो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। पहले 2021 में, 2017 में, 2015 में काफी कम क्वेश्चन पूछे गए, बट अब 15 क्वेश्चन ईओ में पूरे लेबर लॉ से थे और आईआर के 4 क्वेश्चन प्लस 11 क्वेश्चन लेबर लॉ के एपीएफसी में थे। तो 15 क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, तो आप इसको मिस नहीं कर सकते आउट ऑफ 120। तो यहाँ पर आईआर में आपकी टॉपिक लिस्टिंग पूरी मैंने मेंशन कर दी। ट्रेड यूनियन, इंडियन लेबर फोर्स, कलेक्टिव बार्गेनिंग, डिसिप्लिन एंड ग्रीवेंस प्रोसीजर, सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट एंड डिस्प्यूट, लेबर वेलफेयर एंड वेजेस, वर्कर पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट, इंटरनेशनल जो हेल्थ एंड पॉलिसी है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। इंटरनेशनल जो है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस है लाइक आईएलओ, उसके बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ पर लेबर लॉ, ये 12 लेबर लॉ मैंने मेंशन किए हैं जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। और दोस्तों इनके अलावा बहुत सारे और लेबर लॉज भी हैं, बट एग्जाम में इन्हीं 12 लेबर लॉ से आपको बार बार क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो यही लेबर लॉ आप अभी अपनी बाउंड्री बना लीजिए, इनको ही अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। इसके अलावा लेबर कोड भी आते हैं, तो बच्चों को डाउट आता है कि सर लेबर कोड भी सिलेबस का पार्ट है या नहीं है। देखिए लेबर कोड इनेक्ट हो चुके हैं और उनको इंप्लीमेंट किया जा रहा है, बट अभी तक 2023 तक एक भी क्वेश्चन लेबर कोड से नहीं पूछा गया है। तो आपकी प्रायोरिटी पहले लेबर लॉस कवर करना रहेगी। अगर इन पे कमांड होगी है और टाइम बच रहा है, फिर आप लेबर कोड 4 कवर कर सकते हैं, बट अदरवाइज ये आपका अभी ब्रॉड सिलेबस है। आगे बढ़े। अब बात करते हैं सोशल सिक्योरिटी की। अब दोस्तों सोशल सिक्योरिटी एक बहुत ही वाइड कंपोनेंट है, क्योंकि यहाँ पर करंट अफेयर का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया आ रहा होता है, वो है गवर्नमेंट स्कीम। तो यहाँ पर आपको गवर्नमेंट स्कीम्स पढ़नी है और आपको कुछ एक्ट्स पढ़ने हैं। एक्ट कौन से हैं? 5 एक्ट आपको पढ़ने हैं, 6 एक्ट सॉरी, ये 6 एक्ट आपको पढ़ने हैं और इनमें 5 जो है 5-6 स्कीम आपको पढ़नी है जो कि डिफरेंट एरियाज के हैं। फॉर एग्जांपल रिटायरमेंट की स्कीम हो गई, फॉर एग्जांपल जो है अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शंस लाइक वुमेन के रिलेटेड स्कीम हो गई, विडोज के रिलेटेड स्कीम्स हो गई, वो आपने कवर करनी है। तो ये स्कीम आपकी करंट अफेयर से कवर होती है और जो ये वाला पोर्शन है ये आपको एक्ट मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की वेबसाइट से मिल जाएंगे। करंट अफेयर की बात करूं तो अगेन एक बहुत वाइड एरिया है जहां पर आप जितना मर्जी चाहो उतना प्रिपेयर कर लो, बट एक बात याद रखना कि सब कुछ प्रिपेयर होगा नहीं, सब कुछ एग्जाम की रिक्वायरमेंट नहीं है और सब कुछ प्रिपेयर कर भी नहीं सकते। तो यहाँ पर 5 डायमेंशन ऐसी हैं करंट अफेयर की जिनके ऊपर आप लोगों का खास फोकस रहना चाहिए, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट स्कीम्स जो आपको करंट अफेयर में भी हेल्प करेगी और आपको सोशल सिक्योरिटी में भी हेल्प करेगी। सेकंड डायमेंशन है रिपोर्ट एंड इंडिसेस, अगेन इससे 1-2 क्वेश्चन एग्जाम में हर बार आ रहा है। तीसरा एरिया है स्पोर्ट्स, जहां पे अगेन आपने मेजर टूर्नामेंट्स कवर करने हैं, लाइक संतोष ट्रॉफी हो गई, ध्यानचंद टूर्नामेंट हो गया, देन सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हो गई, ये आपने कवर करना है। उसके बाद दोस्तों आपने याद रखना है कि एक और एरिया है अवार्ड्स का, जहां पे अगेन मेजर अवार्ड्स, नोबेल प्राइज, ठीक है, ये आपने सब कवर करने हैं। देन लास्ट एरिया है समिट एंड कॉन्फ्रेंसेस, खासकर वो जहां पर इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है, जिनको इंडिया होस्ट कर रहा है, वो आपने अच्छे से कवर करना है, ठीक है। ये आपका डिकोडेड सिलेबस फॉर करंट अफेयर हो गया। अब दोस्तों एक बात और याद रखिएगा कि यहाँ पे कुछ हिडन सिलेबस भी हैं, कुछ ऐसे एरियाज हैं जो कि सिलेबस में मेंशन नहीं कर रखे हैं, लेकिन आप एग्जाम में उन सब्जेक्ट से क्वेश्चन देखोगे। अब ये हिडन टॉपिक्स कौन से हैं? इनमें एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री एपीएफसी एग्जाम में है। आपको पिछली बार 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के, एंशिएंट हिस्ट्री के, जो एग्जाम में एपीएफसी एग्जाम में पूछेंगे, बट ये सिलेबस में मेंशन नहीं कर रखा। इसके अलावा कई बार फिजिकल ज्योग्राफी आती है, तो हमने इसको बोला कि पीडीजी में कवर कर लो। फिर दोस्तों एनवायरमेंट रिलेटेड क्वेश्चन भी हमें देखने को मिले हैं, खासकर 2015-2017 के एपीएफसी यूए पेपर में। और एक और इंपॉर्टेंट है बेस्ड ऑन करंट अफेयर, आप लोगों ने इन एरियाज पे क्वेश्चन जो है आपको दिखेंगे। तो आपको अगर कोई टॉपिक ऐसा देखने को मिला जो कि न्यूज में है
और जो इन पर्टिकुलर 3 जो है सब्जेक्ट से रिलेट करता है तो आपको कवर कर लेना है, उसको छोड़ना नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर एक की लर्निंग के बारे में ध्यान रखिएगा। बहुत सारी की लर्निंग में जो शेयर करूंगा सिलेबस दिखाने के बाद, पहली बात कि भाई सिलेबस बहुत वास्ट है, आपको पता लग गया होगा ये। तो बहुत अच्छा सिलेबस अगर आपने प्रिपेयर करना है, अच्छे लेवल पे प्रिपेयर करना है, तो आपको अर्ली स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस काफ़ी कंप्रेहेंसिव है। और अगर आप शॉर्टकट फॉलो नहीं करना चाहते हो, इस एग्जाम के लिए 100% रेडी होना चाहते हो, तो आपको अर्ली स्टार्ट यहाँ पर लेनी पड़ेगी। आपको नोटिफिकेशन से वेट करके बिना अभी स्टार्ट करना पड़ेगा प्रिपरेशन को। सेकेंड पॉइंट ये है कि भाई सिलेबस इज वास्ट, बहुत वास्ट है, बट मैनेजेबल है। अगर आप अच्छी टाइम प्लानिंग करोगे, अच्छी मैनेजमेंट करोगे और रेगुलरली उस टाइम को फॉलो करोगे, शेड्यूल को फॉलो करोगे, तो आप अच्छे से इसको मैनेज कर पाओगे। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट शेड्यूल नहीं कि भाई ये फॉलो होगा ही नहीं, पूरा लोगों ने फॉलो किया है पास्ट में, आप भी कर सकते हो। देन दोस्तों एक और लर्निंग है कि भाई ओवरलैपिंग है फ्यू सब्जेक्ट्स के बीच में, जैसे आईआर एंड लेबर लॉ और पॉलिटी के बीच में थोड़ी ओवरलैपिंग है, आयरन एंड लेबर लॉ और जो हिस्ट्री के बीच में थोड़ी ओवरलैपिंग है, ट्रेड यूनियन की जब हम बात करते हैं, ऐसे करंट अफेयर और सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के बीच में ओवरलैपिंग है। तो आपने वो ओवरलैपिंग सिंगल टाइम प्रिपेयर करनी है फॉर बोथ दी एग्जाम्स, ठीक है। आगे बढ़ें। ओवरलैपिंग सिलेबस विद मेन टारगेट एग्जाम, आपने अभी चेक करना है कि भाई डिकोडेड सिलेबस मुझे पता लग गया, अब जिस एग्जाम की मैं ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहा हूं उससे सिलेबस कितना मैच कर रहा है, उससे कॉमन एरियाज कौन से हैं वो आपने आइडेंटिफाई करके अपने मेन टारगेट के हिसाब से उनको प्रिपेयर करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप सीजीएल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपने क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश वहां पे अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है, तो आपने उसी लेवल से वो प्रिपेयर करते रहना है, क्योंकि वो लेवल आपको यहां पर भी हेल्प करेगा। सिमिलरली अगर आप सिविल सर्विस बैकग्राउंड वाले हो, आपने हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी प्रिपेयर कर लिए वहां के लिए, तो वो आपको यहां पर भी हेल्प करेगा। तो वो ओवरलैपिंग पक्का चेक करनी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको फ्लेक्सिबल अप्रोच रखनी है प्रिपरेशन की। मैंने आपको डिकोडेड सिलेबस बताया, आप लोग अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन कंपोनेंट्स को प्रिपेयर करना शुरू करिए। अगर किसी को लगता है कि मैं सीएससी वाला हूं, मैंने जीएस ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया है, क्वांट, रीजनिंग ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया सीसेट के लिए, तो अब मुझे स्पेशल कंपोनेंट से स्टार्ट करना चाहिए। ऐसी अप्रोच आप लोग जो है फ्लेक्सिबल अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाइए और उसको फॉलो करिए, ठीक है। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप आपको मजा आया होगा। और दोस्तों सिलेबस कवर करने के लिए आपके पास स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं, मैंने आपको बीच बीच में बताए भी हैं, बट अगर आप एक कोर्स के थ्रू सारा सिलेबस कवर करना चाहते हो तो हमने एक मास्टर कोर्स लॉन्च किया है, जहां पर कंप्रेहेंसिवली हम इन सभी कंपोनेंट्स को कवर कर रहे हैं और आप लोगों को एग्जाम के लिए रेडी बना रहे हैं। दूसरा कोर्स है टेस्ट सीरीज प्लस, जहां पर यूपीएससी वाले बच्चों के लिए जीएस एंड क्यूआरई जो उन्होंने ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया है उनके प्रैक्टिस एमसीक्यूज हैं, लेकिन जो स्पेशल कंपोनेंट्स जो आपने यूपीएससी की प्रिपरेशन में फॉलो नहीं किए हैं, आयरन, लेबर लॉ, अकाउंटेंसी, वो यहां पर कंप्लीटली कवर किया है। देन टेस्ट सीरीज उन बच्चों के लिए जो सिलेबस एक बार प्रिपेयर कर चुके हैं और जो सिर्फ अब रिवीजन करना चाहते हैं। तो अगर आप इन कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हैं तो इन कोर्सेज का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और काफी हमारे शानदार ऑफर चलते हैं इन कोर्सेज पे, तो आप उनका फायदा उठा सकते हैं। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।